हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उनकी डेटों की घोषणा आज कर दी गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा उनकी उन डेटों की घोषणा कर दी गई है कि किस राज्य में चुनाव किस फेज़ में होंगे और उनके लिए कुछ गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी की गई हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानना। और साथ ही मैं आज आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे ये वर्क करती है, ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको जो शेड्यूल आया है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि चुनाव की स्टार्टिंग होगी 10 फरवरी से। चुनाव की स्टार्टिंग हुई 10 फरवरी से। 10 फरवरी को फर्स्ट फेज का चुनाव होगा, मतलब प्रथम चरण का, जो कि प्रथम चरण का जो चुनाव होगा वो यूपी में कंडक्ट किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद सेकंड चरण का जो चुनाव होगा वो 14 फरवरी को, कहने का मतलब 14 फरवरी को दूसरे फेज का चुनाव कंडक्ट किया जाएगा। ये आपके 4 राज्यों में होगा, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा। ये आपके 4 राज्य सेकंड फेज में आएंगे। सेकंड फेज मतलब 14 फरवरी को चुनाव कहाँ होगा? यूपी में होगा, साथ साथ पंजाब में होगा, उत्तर प्रदेश और फिर उत्तराखंड में होगा और गोवा में होगा सेकंड फेज का। फिर मैं थर्ड फेज का आपको बता देता हूँ। जो थर्ड फेज का चुनाव होगा वो होगा 20 फरवरी को। थर्ड फेज का जो तीसरे चरण का चुनाव होगा वो 20 फरवरी को होगा। इस दिन सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में चुनाव को कंडक्ट किया गया, सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। ठीक है। फिर जो आपका फोर्थ फेज का होगा, चौथा चरण को, वो भी सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? उत्तर प्रदेश का, जो कि होगा 23 जनवरी को। 23 जनवरी को दूसरे चरण का चौथे चरण का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में। पाँचवें चरण का चुनाव में आपको 2 राज्यों में होगा। पाँचवें चरण का चुनाव 27 फरवरी को। कब होगा? 27 फरवरी को, जिसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मणिपुर, पहले नहीं, उत्तर प्रदेश और मणिपुर में, ये 5वें फेज के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश और मणिपुर में इसको कंडक्ट किया जाएगा। छठा जो चरण होगा या 6वां जो चरण होगा 3 मार्च को होगा। इसमें उत्तर प्रदेश और मणिपुर में चुनाव आयोजित किया जाएगा 6ठे फेज में। 7वें फेज में सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। 7वें फेज में सिर्फ कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में। 7th फेज में या 7वें चरण में चुनाव सिर्फ क्या होगा? उत्तर प्रदेश में। और सारे राज्यों का जो काउंटिंग होगी और जो रिजल्ट की घोषणा होगी, विनर की घोषणा होगी 10 मार्च को। मतलब फाइनली 10 मार्च को आपको पता चल जाएगी कि कौन सी सरकार बनने वाली है इन 5 राज्यों में। तो आई होप ये एक ब्रीफ था, ये आपको पता चल गया होगा। आगे हम लोग चलिए बातें हैं, अब आपके साथ मैं साझा करता हूँ कि क्या 5 बातें इनमें बोली गई हैं। दैनिक भास्कर के द्वारा मैंने इसको लिया हुआ है, जो भी बातें इसमें लिखी गई हैं। सबसे पहले ये बात कहा गया है कि कोरोना के बीच चुनाव चुनौतीपूर्ण, नए कोविड प्रोटोकॉल से लागू होंगे। डेफिनेटली नए कोविड प्रोटोकॉल लागू होंगे। क्यों? क्योंकि इस बीच चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि नया कोविड वेरिएंट आया है, इससे आप लोग परिचित होंगे। दूसरा पॉइंट ये है, कोरोना संक्रमित भी वोट डाल सकेंगे। उनका जो वोट होगा वो पोस्टल बैलेट की सुविधा, मतलब पोस्टल कार्ड से वो अपना वोट देंगे और फिर फाइनली उसको ले जाकर बूथ पर सबमिट कर दिया जाएगा। तो वो व्यक्ति जो कोरोना से संक्रमित हैं वो भी अपना पोस्टल बैलेट के थ्रू अपना वोट डाल सकेंगे। उनकी पूरी वीडियोग्राफी होगी जब वोट डालेंगे। थर्ड पॉइंट है, 16% पोलिंग बूथ बढ़ाए गए हैं। 2.15 लाख से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन बने हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, एक पोलिंग स्टेशन पर मैक्सिमम वोटर्स की संख्या 1500 से अब 1250 है। मतलब मैक्सिमम 1500 और मिनिमम 1250। इसके बीच में एक पोलिंग बूथ पर वोटिंग होगी। इतने लोगों के बीच में, जहाँ पर लोग इतने लोगों के बीच रह रहे हैं, उसको एक पोलिंग स्टेशन या पोलिंग बूथ बनाया गया है। 5वां सबसे अहम पॉइंट, चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाई गई है। बड़े राज्यों में अब 40 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। बड़े राज्य का मतलब यूपी हो गया, ऐसे ही बड़े राज्य, इसमें 40 लाख खर्च किए जाएंगे चुनाव के लिए, चुनाव करवाने के लिए। आई होप ये जो 5 इंपॉर्टेंट बातें थी या बड़ी बातें थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कुछ और गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन के द्वारा आया है जो कि जानना आपको
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनली ये राजनीतिक दलों के लिए है। पहला इसमें पॉइंट है कि सभी कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी की जाएगी, मतलब जितने भी कार्यक्रम होंगे इलेक्शन मतलब वोटिंग के थ्रू या जो भी वोट डालने जाएंगे उन सब की रिकॉर्डिंग होगी। सेकंड पॉइंट, दलों को अपने उम्मीदवारों की आपराधिक रिकॉर्ड की घोषणा करनी होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड वाला, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट इसमें मेंशन किया गया है कि जो भी कैंडिडेट इस बार खड़े होंगे उनको अपने आपराधिक जो भी उनके ऊपर केस दर्ज है उनको उन्हें पूरे तरीके से बताना पड़ेगा और वो पब्लिकली होगा। ऐसा नहीं कि आपको अकेले में बोल देना, वो पब्लिकली आपको उसको बताना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है, उम्मीदवार को भी आपराधिक इतिहास बताना होगा। देखिए दल तो बताएंगे ही बताएंगे, मतलब जिस पार्टी के आप हैं, मान लीजिए किसी भी पार्टी के हैं आप, तो वो पार्टी तो अपने उम्मीदवार के बारे में पूरा डिटेल पहले तो सबमिट ही करेगी और साथ साथ वो व्यक्ति जो उम्मीदवार है उसको भी अपना आपराधिक इतिहास बताना होगा। बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। फोर्थ नंबर का जो है, यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में 40 लाख रुपए हर कैंडिडेट खर्च कर पाएंगे, मतलब इससे ज़्यादा कोई भी व्यक्ति पैसा नहीं खर्च कर पाएगा या किसी भी उम्मीदवार को इससे ज़्यादा पैसा खर्च करने की अनुमति नहीं है। किससे ज़्यादा? 40 लाख से। ये आप लोग इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है कि मणिपुर और गोवा में यह खर्च सीमा 28 लाख, क्योंकि ये छोटे राज्यों की श्रेणी में आते हैं। 21 राज्यों की श्रेणी में आते हैं छोटे, तो 28 लाख आप गोवा और मणिपुर में खर्च कर सकेंगे। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड में आप मैक्सिमम 40 लाख खर्च कर सकेंगे। ये राजनीतिक दलों के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए और मैं आपको अब इलेक्शन कमीशन के बारे में बता देता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना। देखिए ये भी न्यूज़ दैनिक भास्कर से ही ली गई है। मैं आपको ये बता दूं कि देश में जो चुनावी प्रक्रिया को पूरा कराने वाले चुनाव आयोग के बारे में आपको बहुत सारी बातें पता होंगी और बहुत सारी बातें नहीं पता होंगी। तो आज मैं आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। पहला तो एक चीज़ ये जान लीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑटोनोमस बॉडी है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। आपको पता होना चाहिए कि 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है इसी के उपलक्ष्य में, क्योंकि इसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ये ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है। इसके ऊपर ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना तो स्टेट गवर्नमेंट किसी का भी अधिकार नहीं है। ये खुद इंडिपेंडेंटली अपना फैसला ले सकती है। वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट आप देखिएगा, चुनाव आयोग का जो काम है देश में, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो और चाहे वो विधानसभा हो, चाहे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, इन सब के चुनाव को कंडक्ट कौन करवाता है? चुनाव आयोग। इन सब के चुनाव को कंडक्ट कौन करवाता है? चुनाव आयोग। आई होप सेकेंड पॉइंट भी आपको चुनाव आयोग के बारे में कंफर्म हुआ होगा। फर्स्ट, ये ऑटोनोमस बॉडी है। 25 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना हुई है। इसी के लिए 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। सेकंड, जितने भी देश में चुनाव होते हैं ये सब कंडक्ट करवाने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है। थर्ड पॉइंट, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 और 329 में इलेक्शन कमीशन और इनके सदस्यों की शक्तियां और कार्यकाल की जानकारी दी गई है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इस आर्टिकल में संविधान में लिखा हुआ है कि एक इलेक्शन कमीशन क्या होगा, इलेक्शन कमीशन की स्थापना होगी, इलेक्शन कमीशन में इतने सदस्य होंगे, उनकी शक्तियाँ ये है, उनका कार्यकाल ये है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है। ये सारी बातें संविधान के इस आर्टिकल में लिखी हुई हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इन आर्टिकल को आप सर्च कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। अब आता फोर्थ पॉइंट, इसमें पहले एक इलेक्शन कमीशन होता था। जब इसकी स्थापना की गई 1950 में, तो सिर्फ और सिर्फ एक इसमें मेंबर होता था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेन होता था। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को इसमें संशोधन किया गया और ये कहा गया कि अब इलेक्शन कमीशन जो होगा उसमें 3 मेंबर होंगे। कितने मेंबर? 3।
एक होगा जो कि हेड होगा और उसके नीचे 2 उसके सहायक होंगे। ये 3 मेंबर की कमेटी बन गई इलेक्शन कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1989 में, और 1989 के पहले सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही मेंबर होते थे। चलिए 5th पॉइंट की बात कर लेते हैं। बाद में इलेक्शन कमीशन को दोबारा एक सदस्यीय कर दिया गया, ये 1993 में। तो 1989 में इसको 3 सदस्यीय बनाया जाता है, और फिर 1950 से यहाँ तक तो एक ही सदस्यीय था, लेकिन 1989 में इसको 3 सदस्यीय कर दिया गया। और फिर 1993 में फिर इसको पुराना ही रूल ले आया गया कि इसमें एक ही सदस्य होगा। ठीक है, और फिर 1993 में इसमें फिर 3 सदस्य। अच्छा, इलेक्शन कमीशन को दोबारा एक सदस्य कर दिया गया, लेकिन 1993 में यही काम है। फिर 1993 में 1 अक्टूबर को अगेन इसको 3 सदस्यीय कर दिया गया। ये पॉइंट यहाँ मेंशन आप देख लीजिएगा, ये मैंने थोड़ा सा टू द पॉइंट आपको बता दिया। फिर आपको 6 पॉइंट में बताता हूँ। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होगा वो एक IAS अधिकारी होगा, मतलब 3 मेंबर होंगे, मतलब 2 नीचे होंगे 1 ऊपर होगा। ये एक IAS ऑफिसर होगा जो मेन होगा, और 2 चुनाव आयुक्त होंगे जो राष्ट्रपति चुनेंगे। ये नीचे वाले चुनाव आयुक्त हैं। एक हो गया मुख्य चुनाव आयुक्त, एक हो गया क्या, मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि ऊपर हो गया। ठीक है, इसके नीचे 2 मेंबर हैं, ये एक IAS अधिकारी होगा। ये कैसा होगा, एक IAS अधिकारी होगा। ठीक है, 2 नीचे इनके सहायक होंगे, ये मुख्य चुनाव आयुक्त, ये दोनों चुनाव आयुक्त। तो ये दोनों राष्ट्रपति के द्वारा इनको चयनित किया जाएगा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इनको चयनित किया जाएगा। ठीक है, 7 पॉइंट, चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है 6 साल का होता है। कितने साल का, 6 साल या 65 ईयर। 6 साल या 65 ईयर, इनमें से 65 साल, मतलब उनकी उम्र अगर पहले ही 65 साल हो जाती है तो उनको रिटायर कर दिया जाएगा। तो या तो 6 साल हो या तो 65 साल, इन दोनों में से जो भी वो पहला अपना पूरा कर लेंगे उनको रिटायर कर दिया जाएगा। एक लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चुनाव या उम्मीदवार से संबंधित कोई शिकायत हो तो लोग सी विजिल, एक ऐप है सी विजिल या विजिलेंस करके, विजिलेंस का शॉर्ट फॉर्म है, सी विजिल करके एक ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने शिकायत को इलेक्शन कमीशन तक डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं इस ऐप के थ्रू। तो आई होप ये छोटी सी बातें रही इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानना, और इसमें ये जानना कि कब 1 मेंबर थे, कब 3 मेंबर हुए, कब फिर 1 मेंबर हुए और कब फिर 3 मेंबर हुए। अभी भी इसमें 3 मेंबर ही हैं। सुनील अरोड़ा जी इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन, सुनील अरोड़ा जो कि एक IAS हैं, और इनके नीचे अशोक लवासा जी हैं जो कि चुनाव आयुक्त हैं, और एक और नाम है मैं भूल रहा हूँ। तो ये 3 लोगों का पैनल है। तो आई होप तो ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। एक और चीज़ मैं ब्रीफ आपको करवा देता हूँ, ये है उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग होगी 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी और 3 मार्च, 7 मार्च। ठीक है, ये 7 फेज में इनका चुनाव होगा। किसका, उत्तर प्रदेश का 7 फेज में चुनाव होगा। आपको पता होगा 403 सीटों पर इलेक्शन लड़ा जाएगा और 202 बहुमत होगा। ठीक है, उत्तराखंड का सिर्फ एक ही फेज में होगा 14 फरवरी को। इसमें 70 सीटें हैं जिनमें बहुमत 36 सीटों का होगा। मणिपुर में 2 फेज में चुनाव होगा 27 फरवरी और 3 मार्च, जिसमें 60 सीटें हैं, 31 सीटें क्या होगी, बहुमत होगी। आपको पता होगा आधे से ज़्यादा सीट क्या होती है, बहुमत ही होती है। पंजाब में 14 फरवरी को सिर्फ एक फेज में चुनाव होगा, 117 सीटें हैं और 59 सीटों की बहुमत होगी। गोवा में 14 फरवरी को होगा जहां 40 सीटें हैं और जिसमें 21 आपकी बहुमत होगी। और सभी राज्य के जो नतीजे होंगे वो 10 मार्च को घोषित कर दिए जाएंगे। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। छोटा सा सेशन था, हमें लगा आपको बताना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नई गाइडलाइन या नई घोषणाएं की गई हैं उनके बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।